सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 19 आ चुका है गाइस, और हमेशा की तरह जैसे ही नया चैप्टर आता है मैं उसका वीडियो आपके लिए लेकर आ जाता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही चैप्टर्स सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो आखिरकार उन सारे डीमंस को मार चुका था और उसके सामने वहां एसिल भी आई थी, लेकिन वो पहले जैसी ताकतवर अब नहीं रही थी। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसिल जमीन पर गिरी हुई है। वो धीरे से कहती है, तो आप हैं यंग मोनार्क। सूहो उसे देखते हुए खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, क्या अभी इसने मुझे यंग मोनार्क कहा? एसिल फिर कहती है, मैं आपको पहचान नहीं पाई क्योंकि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं यंग मोनार्क। लेकिन आप बिल्कुल मिस्टर सुंग जिनवू जैसे। इतना कहते ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सूहो उसे देखते हुए कहता है, तुम बेरू को जानती हो है ना? क्या तुम ठीक हो? बेरू उसे देखकर कहता है, लगता है कि इतनी फाइटिंग के बाद वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है, वो इसी वजह से वो बेहोश हो गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सूहो ने उन सभी हंटर्स को बचा लिया है जिन्हें डीमंस ने कैप्चर कर लिया था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, सर्वाइवर्स 7 क्वेस्ट रिवॉर्ड रिसीव। सूहो सबको जमीन पर सेफली लिटाने के बाद कहता है, आई एम ग्लैड सब सेफ हैं। फिर वो रिवॉर्ड्स नोटिफिकेशन खोलता है। वहां 2 रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं, एबिलिटी पॉइंट्स +3 700 गोल्ड। सूहो हैरान होकर कहता है, क्या गोल्ड? और तभी वो शॉप विंडो खोलता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स दिखाई देते हैं और हर आइटम की अलग अलग प्राइस होती है। ये सब देखकर सूहो सोचता है, लगता है कि इस गोल्ड से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। यहाँ कई अलग अलग आइटम्स हैं जैसे पोशंस और कई तरह के इक्विपमेंट। और तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है। जब वो छोटा था और अपने पापा के लिए छोटे छोटे काम करता था तो उसके पापा उसे पैसे या अलाउंस देते थे। ये याद करके सूहो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब समझ में आ रहा है, आखिरकार इस सिस्टम को डैड ने ही बनाया है, मैं इस अलाउंस का सही इस्तेमाल करूंगा डैड। तभी हम देखते हैं एसिल अभी भी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है। सूहो के हाथ में एक हीलिंग पोशन दिखाई देता है, लेकिन ये लो ग्रेड पोशन होता है। लो ग्रेड का मतलब है कि इसका रैंक ई ग्रेड है। कुछ देर बाद सूहो उस बॉटल की कैप खोलता है और थोड़ा सा पोशन एसिल को पिला देता है। जैसे ही पोशन असर करता है हम देखते हैं कि एसिल का पूरा शरीर हल्का सा ग्लो करने लगता है और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे वापस आने लगता है। यह देखकर बेरू कहता है, मोनार्क आप अपनी गोल्ड इस तरह की वर्थलेस डीमन पर खर्च कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आपकी पापा की याद आ रही है। आप बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हैं। सूहो चारों तरफ देखता है और कहता है, हम इन सबको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, चलो इन सबको शैडो डंजन के अंदर ले चलते हैं। और ब्रोकी तुम ध्यान रखना कि जो डिफीटेड डीमंस हैं उनकी बॉडीज भी कलेक्ट कर लेना और उन्हें मेरे साथ शैडो डंजन के अंदर ले आना। तो तभी हम देखते हैं कि शैडो डंजन ओपन होता है। ब्रोकी और ग्रे डीमंस की बॉडीज उठाकर अंदर ले जाते हैं, लेकिन सूहो अभी भी वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर बेरू कहता है, यंग मोनार्क क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सूहो कहता है, नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ काम बाकी है। सीन शिफ्ट कुछ देर बाद हम उसे उन्हीं मिस्ट बर्न के पास देखते हैं जिन्हें जलाया जा रहा था। वो लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। सूहो यह सब देखकर सोचता है, मिस्ट बर्न, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी लगा था कि इनका इस तरह जलना बहुत पेनफुल होगा। आई एम सो सॉरी, मैं बस तुम लोगों की मदद इतनी ही कर सकता हूँ। ये तभी हम देखते हैं कि सूहो अपने हाथ में मौजूद हथियार को चार्ज करता है और फिर अपने नए स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टॉर्म स्लैश। जैसे ही वो अटैक करता है उसकी स्लैश की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। सीन शिफ्ट आउटसाइड डंजन। सीन शिफ्ट होता है। डंजन के बाहर हम एक हंटर को देखते हैं जो सील्ड स्टेशन में आ चुका होता है। वो किसी की बात याद करता है जिसमें कहा गया था कि उस डंजन के अंदर कई तरह के लिजर्ड बीस्ट्स की बॉडीज मिली थी और मिस्ट बर्न भी वहां डिस्कवर किए गए थे। लेकिन हंटर्स की बॉडीज की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब उन्हीं बीस्ट्स का काम हो सकता है। और जब हम अंदर और आगे गए तो हमें एक बेसमेंट भी मिला, लेकिन वो बेसमेंट पूरी तरह से तबाह किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से काट काट कर डिस्ट्रॉय किया गया हो। यह सब याद करते ही वो हंटर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई और भी हो? तभी उसके पीछे किम डोकिन दिखाई देता है। वो उसे देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर किम डोकिन, तुम ही हो ना जिन्होंने हमें यह इन्फॉर्मेशन दी थी? लेकिन रिकॉर्ड्स में तो बताया गया था कि एक्सपीडिशन टीम में तुम्हारे साथ सुंग सूहो नाम का कोई था, क्या तुम उसे जानते हो? और किम डोकिन जवाब देता है, ओह वो मेरा जूनियर कॉलीग है, वो भी मेरे साथ ही आया था मदद करने के लिए। केली वो हंटर पूछता है, अच्छा तो अभी वो कहाँ है? सुनकर डोकिन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हम दोनों डंजन से साथ में भागे थे, उसके बाद मैंने उसे एक सेफ जगह पर छोड़ दिया ताकि उसे कोई तकलीफ न हो, और फिर मैं इन्फॉर्मेशन देने यहाँ आ गया। मुझे पता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन एक ई रैंक हंटर होने के नाते मैं और मेरे दोस्त हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। हम बस वहां से भाग सकते थे और आप लोगों के पास आकर सपोर्ट मांग सकते थे। यह सुनकर वह बंदा उसकी तरफ देखता है और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर कहता है, ओह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हंटर एसोसिएशन का जो मैनुअल है तुमने उसे सही तरीके से फॉलो किया है और एक ई रैंक हंटर होने के बाद यही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। और इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगता है और कहता है, ठीक है अब सब लोग ध्यान से सर्च करो, देखो कहीं और कोई क्लू मिलता है या नहीं। उधर किम डोकिन मन ही मन सोचता है, अच्छा ही हुआ, मुझे लगता है कि यह सब कुछ सुंग सूहो का ही कमाल है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसके पीछे असली रीजन क्या है, वो अपना रैंक क्यों छुपा रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो किसी बुरे काम के लिए नहीं होगा। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक सूहो खुद डिसाइड नहीं करता मुझे सब कुछ बताने का। सीन शिफ्ट शैडो डंजन। सीन शिफ्ट होता है। अब हम शैडो डंजन के अंदर देखते हैं कि एसिल अब जाग चुकी है। बेरू और सूहो ने मिलकर उसे सब कुछ बता दिया था। एसिल कहती है, ओह अब समझ में आया, संग
जिनवू सर पृथ्वी को इन्वेजन से बचाने के लिए आउटर स्पेस में गए हैं। यह सुनते ही बेरू थोड़ा गुस्से में कहता है, मोनार्क ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सुंग सुहो के ऊपर लगा सील तोड़ सकूं, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि वो सील पहले ही टूट चुका था क्योंकि यंग मोनार्क पहले से ही इतना स्मार्ट है। तभी सुहो कहता है, तुम्हारा नाम ईसिल है ना? क्या हम पहले कभी मिले हैं? एसिल हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, जब ट्यूटोरियल चल रहा था तब हम मिले थे। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे याद रखेंगे। वह यह सुनकर सुहो याद करने की कोशिश करता है। वह सोचता है, पता नहीं क्यों मेरी पुरानी मेमोरीज बहुत हेजी हैं, लेकिन तभी धीरे धीरे उसे याद आने लगता है और वह कहता है, ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसने मुझे देखते ही इमीडिएट सरेंडर कर दिया था। यह सुनकर बेरू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? क्या शैडो मोनार्क ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? वह तो सिर्फ एक टेस्ट था, है ना? यह सुनकर एसिल चुप हो जाती है। वह लगभग रोने ही वाली होती है। बेरू फिर पूछता है, बाय द वे, तुम्हारी पावर इतनी कम क्यों हो गई है? डीमन रेल्म में क्या हुआ? और यह सुनते ही एसिल थोड़ा उदास हो जाती है। फिर कहती है, अगर मैं आप दोनों को एक्सप्लेन करूं तो बेहतर रहेगा। और यंग मोनार्क, आपने बेरू से सुना ही होगा, संग जिनवू ने डीमन रेल्म को पूरी तरह अनाइलेट कर दिया था और उसकी सारी पावर हम डीमन नोबल्स के अंदर बांट दी गई थी, यानी रेडियर क्लैन को। इसी वजह से डीमन रेल्म में रेडियर क्लैन की हायरार्की चलती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हम सब सुंग जिनवू का इंतजार करते रहे। ऐसे ही कई डेकेड्स गुजर गए। हम शांति से रहते थे, लेकिन एक बार भी मिस्टर सुंग जिनवू ने हमें नहीं बुलाया। फिर रिसेंटली, लगभग हाफ ईयर पहले, एक नई प्रॉब्लम सामने आई। एक ऐसी चीज जो मैजिक और पावर को एनहांस कर सकती थी। उसका नाम था स्टारडस्ट। स्टारडस्ट धीरे धीरे सारे डीमंस के बीच फैलने लगी। यह सुनते ही सुहो बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या स्टारडस्ट? जब मैं उन डीमंस से लड़ रहा था, मुझे याद है वो लोग भी स्टारडस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एसिल अपनी बात जारी रखती है और कहती है, स्टारडस्ट जो पावरफुल डीमंस थे उन पर इसका उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर डीमंस थे उन्हें यह बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है और इसके बदले उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ता। संग जिनवू की एब्सेंस की वजह से डीमन रेल्म में जो भी डीमंस पहले कमजोर थे अब ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे वे सब यूनाइट होने लगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था, डीमन कैसल को रिबेल करना। और फिर वे सब मिलकर रेडियर क्लैन के अगेंस्ट खड़े हो गए, जो पहले सुंग जिनवू के प्रोटेक्शन में था। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा रिबेलियन था, लेकिन धीरे धीरे यह एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, डीमन रेल्म वॉर। हम रेडियर क्लैन वाले उस डीमन कैसल को बचाने के लिए फाइट करते रहे जिसे सुंग जिनवू ने भरोसा करके हमें सौंपा था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब हम सब हार गए। जो भी डीमंस उस वॉर में शामिल थे वे सिर्फ यहीं नहीं रुके, अब वे हमारे खून को, हमारी नोबल फैमिली के ब्लड को पीने लगे ताकि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ सके। और इसी तरह मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने भी अपना बहुत सारा ब्लड खो दिया है, जिसकी वजह से अब मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। एसिल की आवाज कांपने लगती है। ये बहुत पैथेटिक है ना? सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो सर्वाइव कर पाई हूँ। अब जब हम डीमन रेल्म हार चुके हैं, जिसे मिस्टर सुंग जिनवू ने हम पर भरोसा करके दिया था, अब वो क्या कहेंगे? तभी एक आवाज आती है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो, है ना? एसिल चौंक जाती है और सामने देखती है। सुंग सुहो यह बात कह रहा होता है। सुहो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि डैड ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते होंगे। भले ही मेरे डैड यहाँ नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे साथियों ने उनके लिए फाइट की है और मेरे लिए यही काफी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ और इसी वजह से अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुहो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब हम साथ मिलकर काम करते हैं और रेडियर क्लैन को फिर से रिस्टोर करते हैं। यह सुनकर एसिल समझ ही नहीं पाती कि क्या कहे। वह बस इमेजिन करती है रेडियर क्लैन का नया हीरो जो अब सुंग सुहो है। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी सुहो के सामने एक और सिस्टम नोटिस दिखाई देता है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डीमन नोबल एसिल रेडियर। क्या आप उसे अपने कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगे? एसिल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मैं रेडियर क्लैन से ही बिलोंग करती हूँ। और इसी के साथ अब एसिल भी सुंग सुहो के साथ जुड़ चुकी है। अब दोनों मिलकर आगे आने वाली लड़ाइयों में साथ फाइट करने वाले हैं। Our blooded demon nobles, एसिल रेडियर। फिर एक और लाइन आती है, व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट थैंक्स द प्लेयर। और उसके बाद ऑप्शन दिखाई देता है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। यह नोटिस देखकर हम सुहो, एसिल और बेरू को वहीं खड़े देखते हैं। नोटिस देखकर सुहो काफी हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या एसिल सेकंड मोनार्क की डिसेंडेंट है? एसिल सुहो को इतना हैरान देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। सुहो मन ही मन सोचता है, पर क्यों? क्या इसका मतलब कि एसिल ही आखिरी प्योर ब्लडेड डीमन बची हुई है? कंपेनियन एक्सेप्टेड। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सुहो एक्सेप्ट कर देता है और तभी एक नया नोटिस आता है, यू हैव एक्सेप्टेड द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एज योर कंपेनियन। और इसके साथ ही सुहो को एक नया बॉन्ड स्किल मिल जाता है। बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक, चार्ज रेट 0%। नोटिस में आगे लिखा होता है, व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट से एनर्जी रिसीव करने के बाद आप एक डेवास्टेटिंग अटैक कर सकते हैं। तभी एसिल अचानक चौंक जाती है। वह जोर से बोलती है, क्या? अभी अभी मेरे सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर हुआ है, अब मैं भी एक स्क्रीन देख सकती हूँ। यह सुनकर सुहो कहता है, मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि ग्रे बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है जो भी मेरा कंपेनियन बनेगा वह भी मेरी तरह स्टेटस विंडो देख पाएगा। यह सुनकर बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? सुहो जवाब देता है, हाँ, एसिल अब मेरी कंपेनियन बन चुकी है, द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एसिल। यह सुनकर एसिल और ज्यादा चौंक जाती है। वह सोचती है, क्या मैं व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम ब्रोकी, सुहो, एसिल और ग्रे को एक बिल्डिंग के पास खड़े देखते हैं। सुहो एसिल से कहता है, चलो अब हम अपने नए बॉन्ड स्किल को ट्राई करते हैं। क्या तुम तैयार हो एसिल? एसिल तुरंत जवाब देती है, यंग मोनार्क, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी सिस्टम नोटिस आता है, बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक एक्टिवेटेड। और तभी हम देखते हैं कि एसिल की पावर एक्टिवेट होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। फिर उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल
पावरफुल एनर्जी सीधे सूहो के अंदर फ्लो होने लगती है। सूहो का हाथ तेज रोशनी से चमकने लगता है, लेकिन उसी पल एसिल अचानक गिर जाती है। यह देखकर सूहो तुरंत पूछता है, एसिल क्या हुआ? एसिल धीरे से जवाब देती है, सॉरी, लगता है कि यह स्किल मेरी पूरी एनर्जी खींच लेती है। सूहो समझ जाता है। वह कहता है, समझ गया, ठीक है, जाकर थोड़ा रेस्ट कर। और तभी सूहो अपनी नई पावर को महसूस करने लगता है। सूहो अपनी नई पावर को अनलीश करने की कोशिश करता है। वह मन ही मन सोचता है, एक ऐसी स्किल जिसने एसिल की पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी, तो फिर यह कितनी पावरफुल हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि सूहो अपना पंच रेडी करने लगता है। उधर एसिल भी सोचती है, एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपनी एनर्जी यंग मोनार्क के अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ। सूहो सामने पंच मारते हुए सोचता है, शायद यह एक इनक्रेडिबल अटैक होगा। लेकिन जब वह पंच मारता है, कुछ देर बाद वह देखता है कि वहां ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक नॉर्मल अटैक जैसा ही असर हुआ। यह देखकर सूहो और बेरू दोनों हैरान रह जाते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, यह अटैक उतना पावरफुल नहीं लग रहा है, तो आपके नॉर्मल अटैक जैसा ही है। सूहो भी कहता है, देखने से तो लगता है यह ग्रे के बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ यह देखकर ग्रे हल्का सा चिढ़ाने लगता है। स्टेटस विंडो चेक। सूहो फिर स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। वह सोचते हुए कहता है, क्या यह इसलिए है क्योंकि इसका चार्ज रेट अभी 0% है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि इसे चार्ज कैसे करना है। तो यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इसे रिचार्ज कैसे किया जाए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्किल को सही तरीके से यूज कैसे करूंगा। तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या मैं उन सारे डीमंस को खा सकता हूं जिन्हें आप यहाँ लेकर आए हैं? सूहो जवाब देता है, नहीं, मैं उन्हें शैडो सोल्जर्स बनाना चाहता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें यूज कर सकूं। तभी सूहो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अराइज। लेकिन तभी एक नोटिस आता है, देयर माना इज कंटामिनेटेड, शैडो एक्सट्रैक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, करप्टेड डीमंस। यह देखकर बेरू समझाता है, यहाँ तक कि शैडो मोनार्क संग जिन वू भी इन डीमंस को शैडो सोल्जर्स नहीं बना सकते थे, क्योंकि इनका माना कंटामिनेटेड होता है या फिर इनकी सोल करप्टेड होती है। यह सुनकर सूहो कहता है, अगर ऐसा है और उनका सोल पहले से करप्टेड है तो ठीक है बेरू, तुम उन्हें खा सकते हो। यह सुनते ही एसिल रोने लगती है, क्योंकि वह खुद भी एक डीमन है। कुछ देर बाद सूहो उसके पास आता है। वह उसे एक हीलिंग पोशन देते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। एसिल धीरे से कहती है, थैंक यू, और सूहो को तकलीफ देने के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन सूहो कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर सोचूं तो अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो तुम इस जगह को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो। शैडो डंजन का एक हिस्सा तुम इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुनकर एसिल बहुत शॉक्ड और थैंकफुल हो जाती है, क्योंकि यंग मोनार्क उसे इतनी बड़ी मदद दे रहा था। तभी एक सिस्टम नोटिस आता है, पार्ट ऑफ द शैडो डंजन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेन ऑफ द व्हाइट फ्लेम, यानी शैडो डंजन का एक हिस्सा अब व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट के नाम कर दिया गया है और एसिल रदीर को उस जमीन का मास्टर बना दिया गया है। सूहो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब हम कंपेनियंस हैं एसिल, इसलिए चिंता मत करो। तभी अचानक बेरू जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सूहो और एसिल उसकी तरफ देखते हैं। सूहो पूछता है, क्या हुआ बेरू? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, इन सारे डीमंस की मेमोरीज से मुझे बहुत कुछ पता चला है, यहाँ तक कि इटारिम के अपोस्टल्स और उनके मैसेंजर्स के बारे में भी। सूहो यह सुनकर गंभीर हो जाता है। सूहो अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ सुनकर हैरान था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सूहो, एसिल और बाकी सब बेरू के सामने बैठे हुए हैं। अब बेरू उन सबको सारी जानकारी समझाने लगता है। वह कहता है, मैं बेरू अब उन सारे डीमंस की मेमोरीज आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जाननी चाहिए। बेरू आगे कहता है, स्टार पाउडर नाम की चीज इस पृथ्वी पर कई जगहों पर फैली हुई है, और जो मिस्ट बर्न होते हैं वे असल में मैजिक बीस्ट्स हैं जो आउटर स्पेस से यहाँ आए हैं। यह सुनकर एसिल हैरान हो जाती है। वह पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि स्टार पाउडर पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है? यह आखिर है क्या? सूहो भी सोचते हुए कहता है, तो इसका मतलब मिस्ट बर्न इस दुनिया के नहीं है, वही आउटर स्पेस से आए हुए क्रीचर्स हैं। बेरू आगे बताता है, हो सकता है यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो, लेकिन ब्रोकी भी इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर सीधी बात कहूं तो हाइना गिल्ड भी इसमें शामिल है। असल में वही लोग इंसानों को किडनैप करके यहाँ लाते थे और उन्हें डीमंस को सौंप देते थे, फिर वही इंसान बाद में मिस्ट बर्न बन जाते थे और उन्हें स्टार पाउडर बनाने के प्रोसेस में इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता था। बेरू आगे कहता है, और सिर्फ वही जगह नहीं जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया था जहां स्टार पाउडर बनाया जाता था। यंग मोनार्क, ऐसी कई और जगहें भी हैं जहां स्टार पाउडर बनाया जाता है। हम उन जगहों को स्टार पाउडर फैक्ट्रीज कहते हैं। बेरू सारी बातें समराइज करते हुए कहता है, अगर मैं इन सब बातों को समराइज करूं तो पूरी चेन कुछ ऐसी है। हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करती है, फिर रीपर गिल्ड उन्हें फैक्ट्रीज तक डिलीवर करती है, और उसके बाद वह फैक्ट्रीज उन इंसानों को स्टार पाउडर बनाने के लिए यूज करती हैं। अब तो यह लगभग पक्का है कि इतारिम इन सब के पीछे हैं, अ ह्यूमन बिहाइंड एवरीथिंग। यह सब सुनकर सूहो सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी बेरू एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, लेकिन यंग मोनार्क, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ह्यूमन भी है। वही सूहो तुरंत चौंक जाता है। वह सोचता है, क्या एक ह्यूमन? बेरू आगे कहता है, यह इटारिम के अपोस्टल्स हैं जो इस पृथ्वी पर कहीं छुपे हुए हैं, और मुझे यह भी पता चला है कि एक ह्यूमन उनकी मदद कर रहा है। वह उन सारे अपोस्टल्स की मदद कर रहा है।
और वह ह्यूमन है, द रियल सस्पेक्ट, रीपर गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर ली मिन संग। अब ऐसा लगता है कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद हम जल्दी ही इटारिम तक पहुंच सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। वे सब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक आदमी की एंट्री होती है। वह है ली मिन संग। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सभी रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं। सब उससे सवाल करने लगते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, हंटर एसोसिएशन के अंदर आखिर क्या हुआ है? ली मिनसुंग शांत होकर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस थे ही नहीं। रिपोर्टर्स क्वेश्चंस। तभी एक और रिपोर्टर पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता था कि हाइना गिल्ड, जिसे रीपर गिल्ड सपोर्ट कर रहा था, वह सिविलियंस को किडनैप कर रहे थे? फिर एक और सवाल आता है, और हाल ही में कई हंटर्स मारे जा रहे हैं, जैसे कि सील्ड स्टेशन फील्ड में हुआ था, जिसे रीपर गिल्ड मैनेज करता है। इन सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यह सुनकर हम ली मिनसुंग को देखते हैं। वह धीरे से बोलता है, हम रीपर गिल्ड और 2 साल पहले इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ था वह आगे बोलने ही वाला होता है। ली मिनसुंग रिपोर्टर्स के सामने खड़ा था। वह गहरी सांस लेकर कहता है, हम उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग हम पर हाइना गिल्ड को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। हमने हाइना गिल्ड की मदद की थी क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत थी ही नहीं। उनके गिल्ड में ज्यादा डी रैंक हंटर्स ही थे और इसीलिए हमने उनकी मदद की ताकि वे जल्दी जल्दी यहाँ आए लोगों की मदद कर सकें। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर धीरे से कहता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत हो सकता है या फिर उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी खराब था ही नहीं। ये उसकी आवाज कांपने लगती है। अगर सच में मैं यह सब मैनेज करते समय थोड़ा और केयरफुल होता या थोड़ा और अटेंशन देता। वह रोने लगता है। फिर कहता है, तो शायद किसी को भी मरना नहीं पड़ता। आज मैं माफी चाहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई हैं उन सब के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर कई लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं, हो सकता है रीपर गिल्ड सच में हाइना गिल्ड की मदद करने के लिए ही वहां था। किसे पता था कि हाइना गिल्ड ऐसा काम करेगा? और वैसे भी रीपर गिल्ड ने कई अच्छे काम भी किए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे असल में हीरोज हैं? तभी हम ली मिनसुंग को देखते हैं। वह सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, इस तरह का एक्ट यह तो मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं एशिया का ग्रेटेस्ट स्टार माना जाता था। लगता है मेरी एक्टिंग की एबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह थोड़ा आगे सोचता है, लेकिन अजीब बात है, हंटर एसोसिएशन ने मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं किए। बिना कुछ पूछे ही मुझे वापस जाने को कह दिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। शायद हंटर एसोसिएशन को यह भी नहीं पता कि स्टार पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे असल में मैं ही हूँ। तभी सीन में हम सूहो को देखते हैं। वह दूर से ली मिनसुंग पर नजर रख रहा था। सूहो धीरे से कहता है, तो यह है ली मिनसुंग। फिर वह बेरू से पूछता है, बेरू, क्या तुम्हें उसके अंदर से इटारिम की कोई एनर्जी महसूस हो रही है? बेरू जवाब देता है, यंग मॉनार्क, नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही। यह सुनकर सूहो कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि उसे इटारिम कंट्रोल नहीं कर रहे? नहीं, अगर यह सच है तो हमारे सामने डिस्कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सूहो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी बेरू उसे रोक लेता है। बेरू गंभीर आवाज में कहता है, यंग मॉनार्क, नहीं, मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब तक आपने कई पावरफुल एनिमीज को हराया है, लेकिन इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि जो माना मुझे उस इंसान के अंदर से महसूस हो रहा है वह बहुत अलग है। ली मिनसुंग नोटिसेस समथिंग। तभी अचानक ली मिनसुंग बहुत तेजी से पीछे मुड़ता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन सूहो किसी तरह खुद को छुपा लेता है। बेरू धीरे से सूहो से कहता है, यंग मॉनार्क, आपका लेवल अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां आप उसे चैलेंज कर सकें। भी तभी हमें पता चलता है ली मिनसुंग का रैंक, वह एक ए रैंक हंटर है। तो गाइस, ये एपिसोड सच में काफी इंटरेस्टिंग था। आपको यह चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।